मनुष्य ने चांद पर कदम रख दिए, अंतरिक्ष में नई दुनियाएं खोज ली, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि अपनी ही धरती के समुद्रों को हम अब तक केवल छू भर पाए हैं। यह महासागर गहरा और बेचैन है और अब तक मनुष्य समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही समझ पाया है। बाकी 95% हिस्सा चुपचाप अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए बैठा है जिनके बारे में शायद हमें कभी जानना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, जहां अंधेरा हो वहां झांक कर देखने की इच्छा जागती है, जहां रहस्य हो वहां उसे खोलने की जिद पैदा होती है। और शायद इसी जिद में कभी कभी मनुष्य उस परत को हिला देता है जिसे हमेशा के लिए शांत और बंद रहना चाहिए था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। समुद्र की बेतहाशा गहराइयों में कई किलोमीटर तक फैला एक विशाल रिसर्च बेस खामोशी से मौजूद था, जैसे इंसान समुद्र के दिल में उतरकर ऐसी हद पार कर चुका हो जहां उसे कभी कदम नहीं रखना चाहिए था। यह बेस इतनी गहराई पर था कि यहां अनंत काल तक अंधेरा राज करता है। यहां सूर्य की एक किरण भी सदियों से भटकती हुई भी नहीं पहुंची। इस ठंडे अंधकार के बीच यही जगह थी जहां 316 लोग रहते थे और इस बेस का निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि समुद्र के सबसे गहरे हिस्से मैरियाना ट्रेंच, जो 11 किलोमीटर नीचे है, वहां से मूल्यवान खनिज निकाले जा सके। लेकिन इतिहास हमेशा चेतावनी देता आया है कि प्रकृति के क्षेत्र में जब इंसान अंधाधुंध हस्तक्षेप करता है तो उसकी कीमत जानलेवा होती है। यहाँ किसी को अंदाजा नहीं था कि इन गहराइयों में कुछ ऐसे अनजान जीव मौजूद हैं जो परछाइयों में छुपकर इन्हें देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब दृश्य बेस के भीतर खिसकता है। पूरे कॉरिडोर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। लाइट बल्ब किसी मरणासन्न सांस की तरह टिमटिमा रहे थे, मानो आने वाले विनाश की उलटी गिनती चल रही हो। वहीं हमें नोरा दिखाई देती है, जो इसी बेस की सदस्य थी। नोरा हिचकिचाती आवाज में कहती है कि जब तुम महीनों तक समुद्र की इतनी गहराई में रहते हो तो पता ही नहीं चलता कि दिन है या रात। समय की धड़कन तक सुनाई देना बंद हो जाती है। वह कहती है कि कभी कभी यहाँ इतनी बेचैनी छा जाती है कि सपने और सच का फर्क खत्म होने लगता है। इसी बीच अचानक पूरे बेस की लाइटें अजीब तरह से कांपने लगती हैं। नोरा धीरे से अपनी जैकेट पहनकर वॉशरूम से बाहर कदम रखती है। तभी वह ऊपर से पानी की बूंदें गिरती देखती है। यह दृश्य उसे भीतर तक जमा देता है, क्योंकि इस गहराई में पानी का दबाव इतना राक्षसी होता है कि मानव शरीर की हड्डियों तक को एक झटके में चकनाचूर कर सकता है। नोरा कुछ समझ भी नहीं पाती कि तभी अगले ही पल बेस की भारी दीवारें चरमराकर खुल जाती हैं और समुद्र का पानी भीतर टूट पड़ता है। नोरा पूरी ताकत से दूसरे कॉरिडोर की ओर भागती है। वह सो रहे क्रू मेंबर्स को झकझोर कर जगाती है। हर कोई चीखते हुए उसके पीछे दौड़ता है। वे किसी तरह दूसरे सेक्शन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां का दरवाजा सिस्टम फेल होने के कारण लॉक नहीं हो पा रहा था। नोरा तेज हाथों से पैनल खोलकर वायरिंग ठीक करने लगती है। तभी वह देखती है कि कुछ क्रू सदस्य पानी की धार के खिलाफ जान बचाते हुए उनकी ओर दौड़ रहे हैं। नोरा उन्हें चिल्लाकर कहती है कि और तेज भागो, लेकिन समुद्र का पानी इतनी क्रूर गति से भर रहा था कि वे गेट तक नहीं पहुंचते। उनका एक साथी नोरा से विनती करता है कि अभी दरवाजा बंद करो। नोरा कांपते हाथों से बटन दबाती है और समय की अंतिम सांस पर गेट धड़ाम से बंद हो जाता है। उस पार कई साथियों की दर्दनाक चीखें अचानक हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। कुछ क्षणों बाद माहौल शांत होता है और होश आने पर रोड्रिगो फुसफुसाता है, लगता है भूकंप आया होगा। नोरा कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था। संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। उसी समय एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई देती है, जैसे बेस के बाहर कोई विशाल वस्तु पानी में सरकती हुई बेस की दीवारों को कुरेद रही हो। नोरा और रोड्रिगो तुरंत एस्केप पॉड चैम्बर की ओर बढ़ते हैं। बेस का हर हिस्सा अब युद्ध भूमि जैसा दिखता था। जगह जगह धातु उखड़ी हुई थी और शॉर्ट सर्किट से चमकते नीले स्पार्क्स अंधेरे को चीर रहे थे। वे सर्वर रूम जाकर टूटे हुए कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने में जुट जाते हैं। तभी वही आवाज और नजदीक गूंजती है। अब उन्हें शक होने लगा था कि यह साधारण भूकंप नहीं है। नोरा सिस्टम पर डेटा चेक करती है तो पता चलता है कि बेस लगभग बिखर चुका है। बस कुछ हिस्से ही बाकी बचे हैं जो किसी तरह टिके हुए हैं। नोरा रोड्रिगो के साथ एस्केप पॉड की ओर आगे बढ़ती है। बेस में अब घना अंधेरा उतर चुका था। वे दोनों मलबे और बिखरी मशीनों के बीच रास्ता बनाते रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से किसी की कमजोर आवाज आती है, मदद करो। नोरा मुड़कर देखती है। भारी मलबे के नीचे उनका साथी पॉल दबा पड़ा है। वे मिलकर उसे खींचकर निकालते हैं। अब तीनों एस्केप पॉड की ओर बढ़ते हैं। रास्ता इतना संकरा हो जाता है कि उन्हें जमीन पर पेट के बल रेंगकर आगे जाना पड़ता है। नोरा सबसे आगे थी। तभी अचानक उसके सामने एक मृत लड़की का चेहरा उभर आता है। उसकी आंखें अभी भी खुली थी। उनमें ऐसा आतंक जमा था मानो मौत से पहले उसने किसी भयानक भय का सामना किया हो ना हो। समुद्र की इस अनंत गहराई में शायद कोई ऐसा दानव जाग चुका था जो अब तक इंसानी समझ से परे था।
अब ये तीनों किसी तरह पोर्ट रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर सबको भारी निराशा होती है क्योंकि वहां एक भी एस्केप पोर्ट मौजूद नहीं था। बस पोर्ट रूम में कैप्टन लूसियन खड़े थे। कैप्टन बताते हैं कि पोर्ट रूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था। नोरा किसी तरह बाहर से पैनल खोलकर दरवाजा खोल देती है। कैप्टन पॉल और स्मिथ को आदेश देते हैं कि जाकर सबमर्सिबल रूम की जांच करो। नोरा बताती है कि रिसर्च बेस लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, बस कुछ हिस्से ही किसी तरह बचे हैं और अब बेस और झटके नहीं सह पाएगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या सच में भूकंप आया था? कैप्टन कहते हैं कि उन्हें भी नहीं मालूम कि बेस को इतना नुकसान कैसे हुआ। नोरा पूछती है कि आप एस्केप पोर्ट से यहाँ से निकले क्यों नहीं? कैप्टन कहते हैं कि वह अपने बाकी क्रू को पीछे छोड़कर नहीं जा सकते। वह बताते हैं कि उन्होंने 22 लोगों को सतह तक पहुंचा दिया है और अब तक 7 लोगों के बेस पर मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। कैप्टन नोरा को कंट्रोल रूम में भेजते हैं जहां पहले से एमिली और स्मिथ मौजूद थे। ये दोनों बाहरी दुनिया से संपर्क करके मदद पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था। कंट्रोल रूम में लगातार झटके महसूस हो रहे थे। पता नहीं वह कौन सी ताकत थी जिसने इस बेस की हालत ऐसी कर दी थी। नोरा सिस्टम पर चेक करके सबको बताती है कि बेस के ऊपर के सारे फ्लोर और कूलिंग टावर्स तबाह हो चुके हैं और बेस का कोर पूरी तरह अस्थिर हो चुका है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि कोर इस पूरे बेस को पावर सप्लाई करता था और कोर के अस्थिर होने का मतलब था कि वह किसी भी समय फट सकता है और धमाका इतना शक्तिशाली होगा कि एक ही झटके में पूरा बेस राख में बदल जाएगा। सारे एस्केप पोर्ट पहले ही टूट चुके थे, अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कैप्टन सबको एक प्लान बताते हैं। वे कहते हैं कि हम बेस के सबसे गहरे हिस्से में जाएंगे जहां ड्रिलिंग का काम हो रहा था, क्योंकि फिलहाल सबसे सुरक्षित जगह वही है। लेकिन पॉल कहता है कि वो जगह यहां से 1.5 किलोमीटर दूर है। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? उनकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि स्मिथ को ड्रिल साइट से एक आखिरी भेजा गया ट्रांसमिशन मिलता है। उस ट्रांसमिशन में दहशत भरी चीखें सुनाई दे रही थी और किसी खतरनाक चीज की गुर्राहट भी सुनाई पड़ रही थी। तभी अचानक कंट्रोल रूम दोबारा जोर से झटके खाने लगता है, जैसे बाहर अंधेरे में कोई विशाल चीज स्टेशन को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। पॉल घबराई हुई आवाज में कहता है, हमें इतनी गहराई तक खुदाई नहीं करनी चाहिए थी, हो ना हो हमने कोई बड़ी गलती कर दी है। अब सभी अपने भारी भरकम अंडर वाटर सूट पहन लेते हैं। ये सूट खास तकनीक से बनाए गए थे जो इतनी गहराई में पानी के जबरदस्त दबाव से बचाते थे। ये सब समुद्र की गहराई में सूट के सहारे उतर जाते हैं। लेकिन तभी अचानक रॉड्रिगो के सूट के हेलमेट में तेज क्रैक की आवाज आती है और अगले ही पल उसका पूरा शरीर अंदर से फट जाता है। रॉड्रिगो की बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। नोरा बेस के एक हिस्से के किनारे खड़ी होकर सामने फैले अनंत काले समुद्र की तरफ देखती है। वहां घना अंधेरा था। यह दृश्य अंतरिक्ष की खामोशी से भी ज्यादा डरावना था। नोरा और बाकी सब उस जगह से नीचे कार्गो लिफ्ट की छत पर कूद जाते हैं। फिर वे किसी तरह लिफ्ट के अंदर घुसते हैं। अपने एक साथी को खो देने के बाद सब सदमे में थे। कैप्टन सबको हिम्मत देते हुए कहते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस बेस से दूर जाना होगा। ये बेस किसी भी समय फट सकता है। इसके साथ ही लिफ्ट तेजी से समुद्र के और भी गहरे हिस्सों की ओर उतरने लगती है। तभी लिफ्ट की स्क्रीन पर उन्हें नीचे से किसी पोर्ट से मदद का सिग्नल मिलता है। कैप्टन लिफ्ट को रोककर पॉल और स्मिथ को उस सिग्नल भेजने वाले क्रू को ढूंढकर बचाने भेजते हैं। दोनों अंडरवाटर सूट पहनकर पानी में उतर जाते हैं। बाहर इतना अंधेरा था कि सूट की लाइट भी बेकार साबित हो रही थी। दोनों दिशा पूछते पूछते आगे बढ़ते हैं। तभी स्मिथ को काले अंधेरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और दोनों अचानक डर से जम जाते हैं। जैसे तैसे दोनों उस पॉड को ढूंढ लेते हैं और जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा पॉड किसी अजीब चिपचिपी परत से ढका हुआ था। उन्होंने इससे पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी और जब वे पॉड की जांच करते हैं तो उसमें कोई मौजूद नहीं होता। आसपास नजर डालने पर उन्हें केबल्स में लिपटी उसी साथी की डेड बॉडी मिलती है। नोरा घबराकर कैप्टन से कहती है कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। कैप्टन दोनों को तुरंत अंदर आने का आदेश देते हैं, लेकिन वे दोनों उस डेड बॉडी को देखकर जमे खड़े रहते हैं। उस बॉडी की पीठ के अंदर कुछ हिल रहा था। वे घूर ही रहे थे कि अचानक उसकी पीठ से कोई चीज बिजली की तरह निकलकर पॉल पर हमला कर देती है। लेकिन स्मिथ किसी तरह उस छोटे क्रिएचर को मार गिराता है और दोनों उसे उठाकर लिफ्ट में वापस आ जाते हैं। पॉल बताता है कि ये क्रिएचर उस डेड बॉडी को खा रहा था। एमिली उस जीव को जांचती है। उसके टेंटिकल्स में नुकीले नाखून जैसे पंजे होते हैं। एमिली कहती है कि हो सकता है हमने गलती से इस गहराई में कोई गर्म थर्मल पॉकेट खोल दी हो और वहां पहले से कोई जीव रहते हो और हमारी ड्रिलिंग से हमने उन्हें परेशान कर दिया हो। एमिली इतना कह ही रही थी कि अचानक लिफ्ट की पूरी लाइट चली जाती है। लिफ्ट अभी भी समुद्र की तह से 200 मीटर ऊपर थी। नोरा घुटनों के बल बैठकर किसी तरह सिस्टम को फिर से चालू करने की कोशिश करने लगती है। तभी बाहर समुद्र में एक अजीब सी खामोशी फैल जाती है। लिफ्ट के अंदर सबकी सांस रुक जाती है। अगले ही पल कोई भयानक ताकत बाहर से लिफ्ट पर हमला करती है और एक विशाल जीव की गहरी आवाज सुनाई देती है। तभी पॉल टेबल पर रखे उस छोटे क्रिएचर की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, कहीं बाहर ये उसकी माँ तो नहीं? शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लिफ्ट अब भी लगातार हिल रही थी और सब अंदर बिना आवाज किए खड़े थे।
इतनी खामोशी थी कि उनके दिल की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। कैप्टन जैसे ही लिफ्ट की छत के शीशे पर टॉर्च मारते हैं, तभी एक विशालकाय जीव उस शीशे पर जोर का प्रहार करता है और बाहर एक इंसानी आकृति जैसी कोई चीज दिखाई देती है, जिससे हर किसी की सांस वहीं थम जाती है। अगले ही पल बेस के ऊपरी हिस्से में एक बेहद तेज धमाका होता है। इतनी तेज रोशनी फैलती है मानो समुद्र की गहराई में अचानक सूरज जल उठा हो। धमाके के झटके से लिफ्ट के मोटे केबल्स झटके में टूट जाते हैं और लिफ्ट पूरी रफ्तार से नीचे गिरने लगती है। समुद्र की तह से टकराने से पहले इन्हें लिफ्ट का हैच खोलकर बाहर निकलना था, वरना सबके सब एक ही पल में मारे जाते। सब जल्दी से अपने हेलमेट पहनते हैं और ठीक समय पर सभी लिफ्ट से बाहर कूद जाते हैं। लेकिन तभी एक और समस्या टूटकर गिरती है। धमाके के कारण बेस का भारी धातु और मलबा ऊपर से अब इनके ऊपर बरसने लगता है। सभी लोग एक दूसरे को बचाते हुए जैसे तैसे तेजी से भागते हुए ड्रिलिंग चैम्बर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। इनके चारों तरफ पानी के अंधेरे में कुछ अनजान साए मंडराने लगते हैं। इनकी आकृति इंसानों जैसी लग रही होती है, लेकिन वो इंसान नहीं थे, वो कुछ और थे, कुछ ऐसा जिसे ये लोग शायद कभी जगह देना नहीं चाहते थे। ड्रिलिंग चैम्बर का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था, जैसे वो पूरी तरह फंस चुका हो। फिर भी जोर लगाकर वे उसे खोलने में कामयाब होते हैं और अंदर आ जाते हैं। अब इन सबको पूरा भरोसा हो चुका था कि बाहर कुछ न कुछ जरूर घात लगाए बैठा है। तभी ऊपर से फिर एक भारी आवाज सुनाई देती है। कैप्टन कहते हैं कि बाहर बस मलबा गिर रहा है। अब वे सब सुरंगों से गुजरते हुए सेंटर की ओर बढ़ने लगते हैं। सुरंग में घना अंधेरा था, ऐसा लगता था जैसे कोई इन्हें छुप कर देख रहा हो। सुरंग में कुछ दूर आगे जाकर वे अब पैदल आगे बढ़ते हैं। तभी फिर किसी बड़े जीव की गुर्राहट सुनाई देती है और सबकी सांस थम जाती है। जैसे जैसे वे उस पतली सुरंग में आगे बढ़ते जाते हैं, पानी और भी गहरा होता जा रहा था। एक मोड़ पर पहुंचकर आगे का रास्ता मलबे से पूरी तरह बंद मिलता है। नोरा कहती है कि वह नीचे से तैर कर जाएगी। वो अपने हेलमेट को कसकर बंद करती है और पानी में उतरकर तैरती हुई दूसरी तरफ पहुंचती है। फिर वह बाकी सबको भी आने का इशारा करती है। एक एक करके सभी लोग उस तरफ पहुंच जाते हैं। अब आखिर में सिर्फ पॉल रह जाता है। तभी पॉल को पीछे पानी में किसी के होने का एहसास होता है। वह जैसे ही पलटकर देखने लगता है, कोई चीज पानी के अंदर सरकती हुई दूर चली जाती है। उधर कैप्टन के बार बार बुलाने पर भी पॉल जवाब नहीं देता। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सबने मिलकर पॉल के सूट से लगी केबल को जोर से खींचना शुरू किया और कुछ पलों बाद पॉल दूसरी तरफ पहुंच जाता है। सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अगले ही पल पॉल के सूट से जुड़ी हुई केबल को कोई अनदेखी ताकत दूसरी तरफ से जोर से खींचने लगती है। पॉल घबराकर चिल्लाता है। सब केबल को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। एक ही पल में पॉल की एक टांग उसके शरीर से अलग हो जाती है और उसका हेलमेट खून से भर जाता है। पॉल की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। सब दहशत में वहां से तेजी से भागते हैं। थोड़ी देर बाद कैप्टन रेडियो के जरिए ऊपर दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। पॉल की मौत के बाद सब सदमे में थे। एक एक करके इन सब के साथी किसी अनदेखी ताकत के हाथों मारे जा रहे थे। अब वे सब एक कंट्रोल रूम में थे, जहां से उन्हें बाहर का भयावह दृश्य दिखाई देता है। बाहर एक विशाल माइनिंग ड्रिल पूरी तरह तोड़ी जा चुकी थी। स्मिथ कहता है 6000 टन भारी ड्रिल। आखिर इतनी बुरी तरह कैसे तबाह हो सकती है? फिर एमिली कांपती आवाज में कहती है कि सब हमारी गलती है। हमने समुद्र की जमीन खोदी और अब समुद्र हमसे बदला ले रहा है। हमें नीचे आना ही नहीं चाहिए था। कैप्टन सभी को समझाते हुए कहते हैं कि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, लेकिन स्मिथ कहता है कि उसका सूट डैमेज हो चुका है, वह अब आगे प्रेशर नहीं झेल पाएगा। तुम सबको मुझे छोड़कर जाना चाहिए, वरना मेरी वजह से तुम भी मारे जाओगे। लेकिन कैप्टन उसे शांत करते हैं। उसके सूट को किसी तरह सही किया जाता है और फिर सभी उसे लेकर पानी के बीच से होते हुए ड्रिलिंग साइट की ओर निकल पड़ते हैं, जहां एस्केप पॉड मौजूद थे। पानी में चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। नोरा को पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह टॉर्च से जांचती है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं दिखता। वो सब आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन नोरा की बेचैनी बढ़ती ही जाती है। वो बार बार रुककर आसपास देखने लगती है, मानो कोई उन्हें पास से छूकर निकल रहा हो। तभी अचानक नोरा के सामने से एक बेहद खतरनाक जीव तैरता हुआ गुजरता है। उसके हाथ अजीब तरह से बहुत ज्यादा लंबे थे। सब बुरी तरह डर जाते हैं। सब इधर उधर अंधेरे में देखने लगते हैं। कैप्टन तुरंत सबको अपने सूट की रोशनी बंद करने का आदेश देते हैं। तभी नोरा के पीछे फिर एक विशालकाय जीव दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल अंधेरे में गायब हो जाता है। इस बीच स्मिथ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी नोरा की नजर दूर एक जगह पड़ती है, जहां स्मिथ को कोई अनजान चीज खींचते हुए अपने साथ ले जा रही थी। नोरा तेजी से उसके पीछे जाती है। वह चीज स्मिथ को घसीटते हुए एक संकरी गुफा में ले जाती है। कैप्टन तुरंत उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ दूर अंदर जाने पर कैप्टन को स्मिथ मिल जाता है। वह सही सलामत था। कैप्टन उसे खींचकर वापस बाहर लाते हैं, लेकिन स्मिथ अपनी बंदूक अंदर ही छोड़ चुका था। कैप्टन फिर गुफा में लौटते हैं और उन्हें बंदूक मिल जाती है। और जैसे ही उसे उठाकर आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक गुफा की गहराई से एक विशाल जीव भयानक रफ्तार से तैरता हुआ आता है और कैप्टन को जकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगता है।
किसी केबल के उलझने के कारण वह जीव नोरा को भी अपने साथ ऊपर खींचने लगता है। दोनों पानी में संघर्ष करते हुए एक बड़े प्लेटफॉर्म पर फंस जाते हैं। कैप्टन प्लेटफॉर्म के किनारे से नीचे लटके हुए थे। नोरा उनकी ओर बढ़कर उन्हें ऊपर खींचने लगती है, लेकिन तभी वही भयावह जीव नजर आता है। यह जीव इतना बड़ा था कि उसकी उपस्थिति से ऐसा लगता था मानो यह इस दुनिया का ही ना हो। वह अपना विशाल मुंह खोलकर नोरा के हेलमेट को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी कैप्टन पूरी जान लगाकर अपनी चाकू जैसी चीज से उस जीव पर वार करते हैं। जीव दर्द से तड़प उठता है और दोनों को बेहद तेजी से ऊपर की ओर घसीटने लगता है। इस रफ्तार में पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि दोनों के सूट किसी भी पल फट सकते थे। कैप्टन भारी मन से नोरा से कहते हैं कि केबल काट दो वरना तुम भी मर जाओगी, लेकिन नोरा मानने से इनकार कर देती है। मजबूर होकर कैप्टन खुद ही केबल को खुद से अलग कर देते हैं। जैसे ही नोरा अलग होती है, अगले ही पल कैप्टन के सूट में जबरदस्त धमाका होता है और उनका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। नोरा नीचे गिर जाती है और किसी तरह बेस के एक पूरी तरह अलग हिस्से में पहुंच जाती है। यह हिस्सा बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा था। नोरा बेस के अंदर दाखिल होती है। अब वह पूरी तरह टूट गई थी। स्मिथ और एमिली दोनों का कोई पता नहीं था। नोरा उसी वीरान बेस से रेडियो के जरिए एमिली और स्मिथ से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब नोरा वहां मौजूद उपकरणों की मदद से एक पुराना सूट रिपेयर करती है और उसे पहनकर वापस पानी में उतर जाती है। वह दोनों को खोजने निकल पड़ती है। तभी रेडियो पर उसे एमिली की आवाज सुनाई देती है, लेकिन एमिली उसे सुन नहीं पा रही थी। एमिली कुछ बकवास बातें कर रही थी, जैसे उसका दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा। तभी समुद्र में दूर कहीं नोरा को एमिली के सूट की हल्की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है। नोरा तेजी से भागकर वहां पहुंचती है। एमिली स्मिथ को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि स्मिथ बहुत गंभीर रूप से घायल था। नोरा एमिली को शांत करती है और दोनों मिलकर स्मिथ को खींचते हुए इस अंधेरी गहराई में आगे बढ़ते हैं। चारों ओर एक भारी बेचैनी थी। हर पल ऐसा लगता था कि कोई भूतिया परछाई इन्हें निहार रही है। काफी देर तक चलने और कई साथियों को खो देने के बाद आखिरकार वे दोनों ड्रिल साइट तक पहुंच जाते हैं। वे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। ड्रिल साइट के मुख्य दरवाजे तक जाने के लिए बीच में एक पुल था, और जब वे उस पुल पर कदम रखते हैं तो उनकी नजर जिस पर पड़ती है वो देखकर उनका खून ठंडा पड़ जाता है। पूरे पुल पर वही हजारों भयानक जीव गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें मेन गेट तक पहुंचने के लिए इन जीवों के बिल्कुल पास से होकर गुजरना था, और अगर इनमें से किसी एक को भी जरा सी भनक लगी तो हजारों जीव पल भर में इन्हें नोच खाएंगे। दोनों डर के मारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके कदम बहुत संभल कर पड़ रहे थे। तभी अचानक एक जीव जाग जाता है और नोरा पर हमला कर देता है। नोरा एमिली को चिल्लाकर भागने को कहती है और वह जीव अपना विशाल मुंह खोलकर नोरा को पूरी तरह निगलने लगता है। नोरा हिम्मत दिखाते हुए अपने पास पड़ी गन से उस जीव के अंदर ही गोली दागती है और एक झटके में वह जीव चीखते हुए वहीं मर जाता है। नोरा उसके भारी शरीर को चीरते हुए बाहर निकलती है, लेकिन अब आसपास के बाकी सारे जीव जागने लगते हैं। नोरा अपनी बंदूक रिलोड ही कर रही होती है कि तभी जिस प्लेटफॉर्म से वे सैकड़ों जीव उल्टे लटके हुए थे वो पूरा हिस्सा अचानक उखड़कर ऊपर अंधेरे पानी में गायब हो जाता है। तभी नोरा ड्रिल साइट की बिल्डिंग के ऊपर एक विशाल परछाई को खड़ा देखती है। नोरा उस परछाई की तरफ गोली चलाती है और जो वह देखती है उससे उसकी सांस रुक जाती है। उसके सामने एक दैत्याकार समुद्री राक्षस था, इतना बड़ा कि 50 मंजिला इमारत भी उसके सामने खिलौना लगती। नोरा पूरी ताकत से मेन गेट की ओर भागती है। वह राक्षस अपने विशाल पैरों से पुल पर भयानक वार करता है। यह हमला इतना जोरदार था कि ऐसा लगता था मानो किसी ने पानी के नीचे कोई परमाणु बम विस्फोट कर दिया हो। नोरा इस झटके से दूर जा गिरती है और वो अपना होश खो देती है। अगले ही पल एमिली नोरा को खींचते हुए मेन गेट के अंदर ले आती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। अब स्मिथ, नोरा और एमिली किसी तरह बचकर अंदर तक आ चुके थे, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। वह विशाल राक्षस पूरी ड्रिलिंग साइट की बिल्डिंग को जमीन से उखाड़कर तोड़ने लगता है। ये तीनों अंदर बचते बचाते किसी तरह पोर्ट रूम तक पहुंचते हैं। वहां 3 पोर्ट मौजूद थे। नोरा जल्दी से जांच करती है। 3 में से सिर्फ 2 पोर्ट काम कर रहे थे। नोरा और एमिली सबसे पहले स्मिथ को एक सही पोर्ट में बैठाकर सतह की ओर भेज देते हैं। अब नोरा एमिली से कहती है कि वह दूसरे पोर्ट में बैठे, लेकिन एमिली समझ जाती है कि उसका पोर्ट खराब है। वह जाने से मना करती है, लेकिन नोरा उसे रोकते हुए कहती है, स्मिथ के साथ तुम्हारी एक पूरी जिंदगी है, इसीलिए तुम जाओ। एमिली जाते जाते रोते हुए कहती है, तुम्हें ऊपर आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर नोरा उसका पोर्ट लॉन्च कर देती है। अब पूरे बेस में सिर्फ नोरा अकेली बचती है। तभी पोर्ट रूम के शीशे पर बाहर से छोटे छोटे जीव हमला करने लगते हैं। नोरा सिस्टम पर देखती है तो हजारों छोटे जीव स्मिथ और एमिली के पोर्ट का पीछा कर रहे थे। नोरा गहरी सांस लेते हुए बेस के पावर कोर को मैन्युअली ओवरलोड कर देती है और उसे विस्फोट के लिए सक्रिय कर देती है। कुछ सेकंड्स के काउंटडाउन के बाद एक भयावह धमाका होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि वह दैत्याकार राक्षस भी इससे नहीं बच पाता और उसके साथ वे सारे छोटे जीव भी जलकर खत्म हो जाते हैं। नोरा ने अपनी कुर्बानी देकर 2 जिंदगियां बचा ली थी।
बाहर सतह पर न्यूज में दिखाया जाता है कि ड्रिलिंग साइट से 2 सर्वाइवर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। ये फिल्म हमें यह बताती है कि इंसान जब प्रकृति की सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश करता है तो प्रकृति उसे उसके परिणाम दिखा देती है। समुद्र की गहराई में छिपी दुनिया इंसानों के लिए नहीं है और हमें समझना चाहिए कि हर जगह हमारी पहुंच जरूरी नहीं होती। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसे परेशान नहीं करना चाहिए, वरना उसका जवाब विनाश के रूप में वापस आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।